कैसी है पब्लिक? आ जाओ जी, आ जाओ। शुरू करते हैं हम लोग आज जीएसटी की अमेंडमेंट फॉर सितंबर 2025। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि दोस्तों आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए कैसी चल रही है तैयारी। लास्ट 1 मंथ लेफ्ट। यस, वेलकम 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 वेलकम। कंफर्म कर देना ऑडियो वीडियो क्या आ रही है, सब कुछ ठीक है बेटा? ऑल सेट, बहुत बढ़िया चल रही है। चलो ग्रेट। प्लीज 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 एक गुजारिश रहेगी आप लोगों से कि जो जीएसटी का मैराथन अपलोडेड है फॉर मई 2025 उसे आप जरूर से पूरा देख लीजिएगा ताकि आप लोग मई 25 तक अमेंडेड हो जाओ, है ना। और सितंबर 25 की अमेंडमेंट भी मैं आपको करा दूंगा। एंड इसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा सर, हमारे साथ प्रैक्टिस करनी रहेगी किस चीज की, आरटीपीस की और पीवाईक्यूज की। ठीक है, आरटीपीस और पीवाईक्यूज की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये वाले सेशन के बाद से हम उस सेशन पे जंप ऑन कर जाएंगे। ठीक है, चलो 3 पार्ट्स में आपका मैराथन था, वो मैराथन तीनों पार्ट्स देख लेना। आई थिंक 12-13 घंटे का मैराथन है, वो मैराथन आप पूरा देख लेना जीएसटी का। तो मई 25 तक आप पूरा अपडेट हो जाओगे और सितंबर 25 की कुछ माइनर सी अमेंडमेंट्स है वो हम यहां पर कवर अप कर लेंगे। जैश कह रहा है सर आरटीपी कर ली है। अरे एक ही अटेम्प्ट की आरटीपी करी है ना, मैं आपको पिछले 4-5 अटेम्प्ट की कराऊंगा। ठीक है, चलो मालिक शुरू करें सेशन को। चलिए शुरू करते हैं सर सेशन को। चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग क्या कवर अप करने वाले हैं सर? सर आज के सेशन में हम लोग जीएसटी की अमेंडमेंट कवर अप करने वाले हैं फॉर सितंबर 2025 एग्जाम्स। ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, 10-12 अमेंडमेंट्स हैं, छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं, बहुत हल्की हल्की अमेंडमेंट्स हैं। आराम से आपको समझ में आ जाएगा और कौन सी अमेंडमेंट से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैं यहां पर आपको मार्क करवा दूंगा। उस अमेंडमेंट को आप अच्छे तरीके से कवर अप कर लीजिएगा सो दैट कि एग्जाम में अगर वो अमेंडमेंट आती है तो आपको कोई भी दिक्कत यहां पर निकल कर ना आए। राइट, गुजारिश मेरी आप सबसे रहेगी कि जो हमारा मैराथन अपलोडेड है जीएसटी का 3 पार्ट्स में, उसको आप जरूर से देख लीजिएगा क्योंकि उसके अंदर मई 2025 तक की सारी अमेंडमेंट्स कवर है जो कि आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो वो 3 पार्ट्स का जो मैराथन है उसे जरूर से कवर अप कर लीजिएगा, एक तो बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा एंड आप फुल्ली अपडेटेड भी हो जाएंगे। राइट, तो शुरू करते हैं मालिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला अमेंडमेंट जो आपके पास आ रहा है वो सप्लाई अंडर जीएसटी के अंदर आ रहा है। दोस्तों हम लोगों ने एक चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन नंबर 9, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जीएसटी जो है वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, लेकिन जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है उसके ऊपर आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। राइट, ये बात मैंने आपको बताई थी कि शराब के ऊपर सरकार जीएसटी नहीं लगाती। शराब आज भी ओल्ड रिजीम के अंदर कवर है, स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्साइज लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट ही उसके ऊपर वैट कलेक्ट करती है। अब मैं आपको बताऊं कि एक अमेंडमेंट आया है कि सर शराब बनाने के लिए अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, इसको हम लोग बोलते हैं अनडीनेचर्ड ईएनए। क्या बोलते हैं? अनडीनेचर्ड ईएनए। ये होता क्या है बेसिकली सर? ये अनडीनेचर्ड ईएनए एक तरीके से रॉ मटेरियल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल को बनाने में, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है अनडीनेचर्ड ईएनए को। इसके ऊपर पहले जीएसटी लगा करती थी, अब सरकार ने कहा कि हम इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगाएंगे।
सरकार ने कहा हम इसके ऊपर भी अब जीएसटी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी, अल्कोहल पे जीएसटी नहीं था, मतलब जो आउटपुट है आउटपुट पे जीएसटी नहीं है, जो इनपुट था ईएनए इस पे जीएसटी लगा करता था, जिसका कोई भी आईटीसी अल्कोहल बनाने वाले को नहीं मिल पाता था। उसकी इस प्रॉब्लम को सरकार ने समझा और सरकार ने कहा कि अगर आप अनडीनेचर्ड ईएनए का इस्तेमाल शराब को बनाने के लिए करोगे मालिक, तो हम इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपने इसका इस्तेमाल किसी और चीज में किया, इसका इस्तेमाल किसी और चीज में भी होता है, बिल्कुल होता है बेटा। जैसे मान लो आपने इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया कॉस्मेटिक्स को बनाने में, कॉस्मेटिक्स को बनाने में अगर आपने इसका इस्तेमाल किया तो वहां पर जीएसटी लगेगी। मतलब शराब पे जीएसटी नहीं लगती, शराब को बनाने के लिए अगर आपने ईएनए का इस्तेमाल किया तो ईएनए पे जीएसटी नहीं लगेगी। कॉस्मेटिक्स पे जीएसटी लगती है, तो अगर आपने कॉस्मेटिक्स को बनाने के लिए ईएनए का इस्तेमाल किया तो फिर ईएनए पे आपका जीएसटी लगेगा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। जीएसटी शैल नॉट बी लेवीड ऑन द अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल और अ रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो अगर आपने ईएनए अनडीनेचर्ड ईएनए का इस्तेमाल शराब को बनाने के लिए करा है तो उस केस में आपका जीएसटी लेवी नहीं होगा, उस केस में जीएसटी लेवी नहीं होगा। वाई दिस चेंज? ये चेंज क्यों लाया गया मालिक? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज ऑलरेडी टैक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सो टू अवॉइड डबल टैक्सेशन जीएसटी विल नॉट बी अप्लाइड टू ईएनए or rectified spirit which is used to make the liquor. For example, एक लिकर कंपनी है, वो ईएनए खरीदती है विस्की को बनाने के लिए, विस्की मतलब शराब। क्योंकि ईएनए का इस्तेमाल आप लिकर को बनाने के लिए कर रहे हो तो ईएनए के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगी, नो जीएसटी विल बी चार्ज ऑन द ईएनए। लेकिन मेरे बच्चा, अगर आपने ईएनए का इस्तेमाल यूज किया इंडस्ट्रियल पर्पस में, जैसे सैनिटाइजर बनाने में आपने इस्तेमाल किया, कॉस्मेटिक्स को बनाने में आपने इस्तेमाल किया, तो जीएसटी आपकी लग जाएगी, जीएसटी आपकी लग जाएगी, राइट। तो ये अमेंडमेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, तो इसको हम ए मार्क कर देते हैं, ए मार्क कर देते हैं या इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं कि ये आपके पास एग्जाम में आ सकती है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद दूसरी और तीसरी अमेंडमेंट भी आपकी सप्लाई वाले चैप्टर के अंदर ही करी गई है, सप्लाई वाले चैप्टर के अंदर ही करी गई है। इसको मैं आपको समझाता हूं पहले विद एग्जांपल एंड देन उसके बाद मैं अमेंडमेंट आपके सामने रीड कर लूंगा ताकि आपको मेरी बातचीत समझ में आ जाए। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर कुछ क्लैरिफिकेशंस आई हैं, अमेंडमेंट्स आई हैं। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर प्लीज मेरी बात को ध्यान से प्यार से समझिएगा, ध्यान से प्यार से समझिए। सर हमारे पास प्यारे नितिन सर हैं, आपको पता है सर नितिन सर के पास कितना सारा पैसा है। नितिन सर के पास अपना एक प्राइवेट जेट है, आपको पता है सर। नितिन सर के पास अपना एक प्राइवेट जेट है और ये प्राइवेट जेट कितने का है सर? ज्यादा महंगा नहीं है बेटा, ये प्राइवेट जेट 300 करोड़ का है, ज्यादा महंगा नहीं है, 300 करोड़ का प्राइवेट जेट है, 300 करोड़ का प्राइवेट जेट है। नितिन सर क्या करते हैं सर? इस प्राइवेट जेट का इंश्योरेंस करवाते हैं सर, इस प्राइवेट जेट का इंश्योरेंस करवाते हैं लेट्स से एचडीएफसी के पास से, ठीक है, लेट्स से एचडीएफसी के पास से। एचडीएफसी के पास नितिन सर जाते हैं और कहते हैं कि मेरा एक प्राइवेट जेट है, 300 करोड़ का है, मुझे इसका क्या करना है? इंश्योरेंस करवाना है। तो एचडीएफसी कहती है कि इंश्योरेंस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंश्योरेंस करने के लिए बैठे हैं, लेकिन आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। नितिन सर कहते हैं कितना प्रीमियम देना पड़ेगा? वो कहता है कि सर आपको जो प्रीमियम देना पड़ेगा वो मात्र
30 लाख रुपए देना पड़ेगा। नितिन सर कहते हैं बस एक दिन की कमाई, कोई बात नहीं, ले लो, ऐसी क्या बात है। प्लस इस पे हमारी जो ताई जी हैं वो इसके ऊपर 18% की जीएसटी लगा देंगी, इसके ऊपर 18% की जीएसटी लगा देंगी, यानी कि टोटल प्रीमियम जो नितिन सर को पे करना पड़ेगा दैट विल बी 35,40,000, दैट विल बी 35,40,000। प्लीज मेरी बात को सुनना, प्लीज मेरी बात को सुनना। एचडीएफसी को लगता है, एचडीएफसी को लगता है कि यार ये प्राइवेट जेट का इंश्योरेंस हम कर रहे हैं, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, हम हमारा थोड़ा रिस्क कम कर देते हैं, हम थोड़ा रिस्क कम कर देते हैं। तो एचडीएफसी ने क्या करा, एचडीएफसी ने 40% रिस्क, 40% रिस्क, एचडीएफसी ने 40% अपना रिस्क शेयर कर लिया एक को इंश्योरर के साथ। इन्होंने अपना 40% रिस्क शेयर कर लिया एक को इंश्योरर के साथ, और वो को इंश्योरर कौन है, आईसीआईसीआई। यानी कि अगर नितिन सर के प्राइवेट जेट को कुछ होता है, नितिन सर के प्राइवेट जेट को कुछ होता है तो 60% पैसा एचडीएफसी देगी और 40% पैसा आईसीआईसीआई देगी। एचडीएफसी ने अपना रिस्क शेयर कर लिया, एचडीएफसी ने अपना रिस्क शेयर कर लिया किसके साथ, आईसीआईसीआई के साथ, आईसीआईसीआई के साथ 40% रिस्क उसने शेयर कर लिया आईसीआईसीआई के साथ। अब तुम मुझे सोचकर बताओ, क्या जो आईसीआईसीआई है वो फ्री फोकट में रिस्क शेयर करेगी? नहीं, आईसीआईसीआई कहेगी कि नितिन सर से जो तुम्हें 30 लाख रुपए मिले थे उसका 40% हमको दे दो, उसका 40% हमको दे दो। तो अब यहां पर क्या होगा मालिक, यहां पर अब क्या होगा सर, यहां पे जब 40% रिस्क आईसीआईसीआई को दिया जाएगा, 40% रिस्क जब आईसीआईसीआई को दिया जाएगा तो मालिक 30 लाख का 40%, 12 लाख का प्रीमियम, 12 लाख का प्रीमियम, 12 लाख का प्रीमियम, ये 12 लाख का प्रीमियम भी क्या कर दिया जाएगा सर, ये 12 लाख का प्रीमियम भी आईसीआईसीआई को दे दिया जाएगा। क्योंकि आईसीआईसीआई अपने पास क्या कर रहा है सर, आईसीआईसीआई अपने पास 40% रिस्क बियर कर रहा है। अगर 40% रिस्क बियर कर रहा है तो बाबू वो प्रीमियम में भी तो शेयर मांगेगा, वो प्रीमियम में भी तो शेयर मांगेगा। अब प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। सरकार कहती है कि अगर आपका लीड इंश्योरर एचडीएफसी को क्या बोला जा रहा है, एचडीएफसी को क्या बोला जा रहा है बेटा, जल्दी बोलो, एचडीएफसी को क्या बोला जा रहा है सर, एचडीएफसी को बोला जा रहा है लीड इंश्योरर। एचडीएफसी कौन है सर, एचडीएफसी इज योर लीड इंश्योरर, एचडीएफसी इज योर लीड इंश्योरर। क्योंकि नितिन सर इंश्योरेंस करवाने के लिए किसके पास गए थे, एचडीएफसी के पास गए थे। एचडीएफसी ने बिलिंग करी है किसको, नितिन सर को, एचडीएफसी ने बिलिंग करी है नितिन सर को, लेकिन बाद में एचडीएफसी ने अपना थोड़ा सा रिस्क एक दूसरे इंश्योरर के साथ शेयर कर लिया है, जिसके बदले में लीड इंश्योरर ने को इंश्योरर को प्रीमियम पे करा है। अब सरकार क्या कह रही है सर, सरकार कह रही है कि क्योंकि तुमने ये जो 12 लाख रुपए दिए हैं वो इस 30 लाख में से दिए हैं, तुमने जो 12 लाख रुपए दिए हैं वो इस 30 लाख पे दिए हैं, और ये 30 लाख पे ऑलरेडी जीएसटी चार्ज हो चुका है। 12 लाख रुपए जो आईसीआईसीआई को दिए गए हैं वो उसी 30 लाख रुपए में से दिए गए हैं जिस पे जीएसटी चार्ज हो चुका है। तो अब दोबारा से इस 12 लाख के ऊपर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा, इस 12 लाख रुपए के ऊपर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। यही आपकी एक छोटी सी अमेंडमेंट। बाबू सोना बेबी, मेरी बात समझ में आई क्या आपको?
बाबू सोना बेबी, मेरी बात समझ में आई क्या आपको? सर नितिन सर अपने प्राइवेट जेट का इंश्योरेंस करवाने के लिए एचडीएफसी के पास जाते हैं। एचडीएफसी को लगता है कि यहां पे रिस्क ज्यादा है, तो थोड़ा सा रिस्क एक दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर कर लेना चाहिए। तो एचडीएफसी क्या करती है, 40% रिस्क आईसीआईसीआई को ट्रांसफर कर देती है। मेजॉरिटी ऑफ द रिस्क एचडीएफसी अपने पास रखती है। तो जितना भी प्रीमियम नितिन सर से एचडीएफसी को मिला था, उसमें से 40% वो ट्रांसफर कर देती है आईसीआईसीआई को, क्योंकि इस 100% प्रीमियम पे ऑलरेडी जीएसटी लग चुकी है। तो जब इस 30 लाख में से 40% आईसीआईसीआई को दिया जाएगा तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं चार्ज करी। ठीक है सर, ओके। अब सर ऐसे ही हमारे प्यारे सुनील सर भी हैं, ऐसे ही हमारे प्यारे सुनील सर भी हैं। छुपे रुस्तम है सुनील सर। सुनील सर के पास एक कोठी है, कोठी। बच्चा कह रहा कोठा, अबे कोठा नहीं, कोठी है, कोठी। सुनील सर के पास एक कोठी है। कहां पर है सर? सर दिल्ली में है, दिल्ली में इनके पास एक कोठी है। दिल्ली में इनके पास एक कोठी है और वो कोठी की कीमत कितने की है सर? सर वो कोठी की कीमत 500 करोड़ की है सर, 500 करोड़ की है। एक दिन मैं सुनील सर के घर गया था तो वो मुझे ले गए थे वॉशरूम, और तुम यकीन नहीं मानोगे, वॉशरूम में जो टैप लगा हुआ था, वॉशरूम में जो टैप लगा हुआ था वो सोने का टैप था। मैं देख के हैरान हो गया, सोने का टैप। कोई बात नहीं, सुनील सर भी तो हमारे टाइटेनियम है। तो 500 करोड़ की इनके पास कोठी है, प्लीज 500 करोड़ की इनके पास कोठी है, और ये 500 करोड़ की कोठी का अपना इंश्योरेंस करवाते हैं। ये 500 करोड़ की कोठी का इंश्योरेंस करवाते हैं। किससे इंश्योरेंस करवाते हैं? लेट से ये एचडीएफसी से इंश्योरेंस करवाते हैं। प्लीज एचडीएफसी से इंश्योरेंस करवाते हैं, और यहां पर प्रीमियम जो है वो चार्ज होता है, मान लो जी 50 लाख रुपए का। मान लो जी 50 लाख रुपए का यहां पर प्रीमियम चार्ज होता है, और 18% का यहां पर जीएसटी लग जाता है। 18% का यहां पर जीएसटी लग जाता है। यहां तक बात क्लियर है सर? यहां तक बात क्लियर है सर? 18% का यहां पर जीएसटी लग जाता है। अब एचडीएफसी ने इंश्योरेंस तो कर दिया, लेकिन एचडीएफसी को अंदर से बड़ी घबराहट हो रही थी कि हमने ना ये गलत पंगा ले लिया है, ये इंश्योरेंस करवा के हमने गलत पंगा ले लिया है, हमें यहां पर नुकसान हो सकता है। तो यहां पर एचडीएफसी ने क्या किया? यहां पर एचडीएफसी ने ये सुनील सर के घर का जो इंश्योरेंस करवाया था, इसका री इंश्योरेंस करवा लिया। मतलब इंश्योरेंस कंपनी भी इंश्योरेंस ले रही है। इन्होंने इसका री इंश्योरेंस करवा लिया। किससे? आईसीआईसीआई से। इन्होंने इसका री इंश्योरेंस करवा लिया आईसीआईसीआई से। री इंश्योरेंस मतलब पूरा का पूरा रिस्क ट्रांसफर कर दिया। री इंश्योरेंस में क्या हो रहा है? 100% रिस्क ट्रांसफर हो रहा है। अब 100% रिस्क किसका हो रहा है? आईसीआईसीआई का हो रहा है। को इंश्योरेंस में क्या हो रहा था? 40% रिस्क जा रहा था। को इंश्योरेंस में 40% रिस्क जा रहा था, लेकिन आपके पास री इंश्योरेंस में क्या हो रहा है? 100% रिस्क आईसीआईसीआई के पास जा रहा है। आईसीआईसीआई पूछती है एचडीएफसी से, एक बात बताओ, सुनील सर का आपने इंश्योरेंस किया कोठी का, कितना प्रीमियम लिया? तो एचडीएफसी कहती है मालिक 50 लाख का प्रीमियम लिया। तो आईसीआईसीआई कह रही है कि हम क्योंकि तुम्हारा 100% रिस्क ले रहे हैं, तो हम तुमसे क्या करेंगे? प्रीमियम चार्ज करेंगे 50 लाख का।
आईसीआईसीआई क्या कर रही है सर? आईसीआईसीआई प्रीमियम चार्ज कर रही है। किससे प्रीमियम चार्ज कर रही है? फ्रॉम एचडीएफसी, फ्रॉम एचडीएफसी, क्योंकि एचडीएफसी अपने इंश्योरेंस का इंश्योरेंस करवा रही है। एचडीएफसी अपने इंश्योरेंस का इंश्योरेंस करवा रही है आईसीआईसीआई से। तो प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है एचडीएफसी से कितने रुपए का? वही सेम अमाउंट 50 लाख रुपए का, वही सेम अमाउंट 50 लाख रुपए का। प्लीज मेरी बात सुनना, प्लीज मेरी बात सुनना। क्या इस इंश्योरेंस पे जीएसटी लगेगी? बिल्कुल लगेगी सर, क्योंकि ये इंश्योरेंस है ना, री इंश्योरेंस है। दिस इज री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस मतलब एक नया इंश्योरेंस हो रहा है। री इंश्योरेंस का मतलब एक नया इंश्योरेंस हो रहा है, नया इंश्योरेंस हो रहा है, तो उस नए इंश्योरेंस पे जीएसटी लगेगी, नए इंश्योरेंस पे जीएसटी लगेगी 18%। अब एचडीएफसी आईसीआईसीआई से क्या कह रहा है? एचडीएफसी आईसीआईसीआई से क्या कह रहा है? यार मेरा तो नुकसान हो गया। एचडीएफसी आईसीआईसीआई से कह रहा है मेरा तो नुकसान हो गया, मेरे पास 50 लाख का प्रीमियम आया था, वो 50 लाख का प्रीमियम मैंने तुमको दे दिया, तो मुझे क्या बचा? मुझे क्या बचा? मुझे क्या बचा? तो यहां पर आईसीआईसीआई क्या करेगी? एचडीएफसी को कमीशन देगी। आईसीआईसीआई के पास बिजनेस आया है, आईसीआईसीआई के पास बिजनेस आया है, और वो बिजनेस किसकी वजह से आया है सर? वो बिजनेस आया है बिकॉज ऑफ एचडीएफसी, वो बिजनेस आया है बिकॉज ऑफ एचडीएफसी। तो एचडीएफसी यहां पर क्या करेगी सर? एचडीएफसी अपनी यहां पर कमीशन काट लेगी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीडिंग कमीशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सीडिंग कमीशन। सीडिंग कमीशन, सीडिंग कमीशन यहां पर क्या कर ली जाएगी? डिडक्ट कर ली जाएगी। यहां पे सीडिंग कमीशन डिडक्ट कर ली जाएगी किसके द्वारा? एचडीएफसी के द्वारा। मतलब एचडीएफसी जब ये पैसा आईसीआईसीआई को देगी, एचडीएफसी जब ये पैसा आईसीआईसीआई को देगी, तो एचडीएफसी आईसीआईसीआई से अपनी कमीशन ले लेगी, कमीशन ले लेगी। मान लो जी इसकी कमीशन 5 लाख रुपए की है, मान लो जी इसकी कमीशन 5 लाख रुपए की है, 5 लाख रुपए की है। यानी कि नेट पेमेंट जो एचडीएफसी करेगा वो कितने की करेगा? नेट पेमेंट जो एचडीएफसी करेगा वो कितने की करेगा? 54 लाख रुपीस की करेगा। आपको मेरा खेल समझ में आया? आपको मेरा खेल समझ में आया? खेल क्या हो रहा है सर? खेल ये हो रहा है, खेल ये हो रहा है कि सुनील सर अपनी कोठी का पहले इंश्योरेंस करवाते हैं एचडीएफसी के साथ। एचडीएफसी 50 लाख का प्रीमियम लेती है, 9 लाख का जीएसटी लेती है, और बाद में एचडीएफसी को घबराहट होती है कि हमने गलत बयाना ले लिया है, यहां पर तो नुकसान हो सकता है। तो एचडीएफसी ने क्या करा? एचडीएफसी ने री इंश्योरेंस करवा लिया। री इंश्योरेंस किससे करवा लिया? आईसीआईसीआई से करवा लिया। आईसीआईसीआई ने 50 लाख का प्रीमियम चार्ज किया, क्योंकि ये दोबारा से इंश्योरेंस हो रहा था, एक नया इंश्योरेंस था, एक नई सर्विस थी, तो इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करी गई, इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करी गई। फिर एचडीएफसी ने आईसीआईसीआई से कहा क्योंकि मैं तुमको बिजनेस लाकर दे रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए एक कस्टमर लेकर आया हूं, तो मुझे मेरी कमीशन दे दो। अरे भाई एजेंट भी तो यही करता है, तुम एचडीएफसी को एक एजेंट के तौर पे देख लो। जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं वो यही तो करते हैं, कस्टमर को लेकर आते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो एचडीएफसी एक तरीके का यहां पर क्या है? एजेंट बन गया। तो आईसीआईसीआई क्या करेगी? एचडीएफसी को कमीशन देगी, और इस कमीशन को क्या बोलते हैं? सीडिंग कमीशन। इस कमीशन को क्या बोलते हैं? सीडिंग कमीशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एचडीएफसी जब ये 59 लाख रुपीस आईसीआईसीआई को ट्रांसफर करेगी, तो इसमें से अपनी कमीशन काट लेगी, इसमें से अपनी कमीशन काट लेगी। उस कमीशन को बोलते हैं सीडिंग कमीशन। और यहां पर अमेंडमेंट आई है, यहां पर अमेंडमेंट आई है कि बाबू ये जो सीडिंग कमीशन है, ये जो सीडिंग कमीशन है, इस सीडिंग कमीशन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगी। इस सीडिंग कमीशन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगी। ये आपकी एक अमेंडमेंट आई है, ये आपकी एक अमेंडमेंट आई है। क्यों यहां पे जीएसटी नहीं लगेगी? यहां पे क्यों जीएसटी नहीं लगेगी? इस कमीशन के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगी, ये अमेंडमेंट आई है। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि सर ये कमीशन किसमें से दी जा रही है? सर ये 5 लाख रुपए का कमीशन इसी 50 लाख में से दिया जा रहा है।
ये 5 लाख का कमीशन इसी 50 लाख में से दिया जा रहा है, और क्योंकि पूरे 50 लाख पे जीएसटी लग चुकी है तो अलग से इस 5 लाख पे जीएसटी लगाने की जरूरत, क्योंकि इस पूरे 50 लाख पे जीएसटी लग चुकी है तो अलग से इस 5 लाख पे जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? आप जो ये 5 लाख रुपए का कमीशन दे रहे हो, आप ये 5 लाख रुपए का कमीशन इस 50 लाख में से दे रहे हो, और क्योंकि पूरे 50 लाख पे जीएसटी लग चुका है तो अलग से 5 लाख पे जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, एक मैंने आपको को इंश्योरेंस बताया, जिसमें एक लीड इंश्योरर होता है और एक को इंश्योरर होता है। लीड इंश्योरर मेजॉरिटी ऑफ रिस्क अपने पास रखता है और थोड़ा सा रिस्क वो को इंश्योरर को दे देता है। लीड इंश्योरर क्या करता है? बिल काटता है। लीड इंश्योरर बिल काटता है। नितिन सर को नहीं पता कि एचडीएफसी ने अपना रिस्क आईसीआईसीआई को ट्रांसफर कर दिया है। नितिन सर को जो इनवॉइस मिलेगी वो एचडीएफसी की मिलेगी। एचडीएफसी अपना थोड़ा सा रिस्क आईसीआईसीआई को दे देगा, तो इस प्रीमियम में से थोड़ा सा अमाउंट वो आईसीआईसीआई को देगा, तो जितना अमाउंट वो को इंश्योरर के साथ शेयर करेगा उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी इस 30 लाख पे जीएसटी लगी हुई है। तो 30 लाख पे क्योंकि जीएसटी लगी हुई है तो ये 30 लाख में से ही 12 लाख दिए गए हैं, ये 30 में से ही 12 दिए गए हैं, तो बाबू इस 12 पे जीएसटी नहीं लगेगी। सेम चीज यहां पर हो रही है। एचडीएफसी ने री इंश्योरेंस करवा लिया आईसीआईसीआई से। अब क्योंकि आईसीआईसीआई कमीशन देगा तो वो इसी अमाउंट में से देगा। प्रीमियम के ऊपर ऑलरेडी जीएसटी लगा हुआ है, तो बाबू इसी प्रीमियम में से कमीशन दी जा रही है, इस कमीशन के ऊपर कोई जीएसटी नहीं। ठीक है मालिक, चलिए अब मैं आपको एक बार रीड करवा देता हूं, अमेंडमेंट नंबर 2 को इंश्योरेंस की है। अमेंडमेंट नंबर 2 को इंश्योरेंस की एक्टिविटी ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम बाय द लीड इंश्योरर टू द को इंश्योरर। लीड इंश्योरर कौन है? एचडीएफसी। को इंश्योरर कौन है? आईसीआईसीआई। फॉर द इंश्योरेंस सर्विसेज ज्वाइंटली सप्लाइड बाय द लीड इंश्योरर एंड द को इंश्योरर टू द इंश्योर्ड इन द को इंश्योरेंस एग्रीमेंट। सर्विस कौन दे रहा है? लीड इंश्योरर दे रहा है, को इंश्योरर दे रहा है। Insured in the co-insurance agreement subject to the condition that lead insurer pays the GST on the entire amount of premium paid by the insured. GST कौन पे करेगा? लीड इंश्योरर पे करेगा। जीएसटी कौन पे करेगा? लीड इंश्योरर पे करेगा ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ प्रीमियम। नितिन सर ने 30 लाख रुपीस का इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, किसको? लीड इंश्योरर को। तो लीड इंश्योरर इस 30 लाख पे पूरा का पूरा जीएसटी पे करेगा, और फिर इस 30 लाख में से जब वो शेयर देगा आईसीआईसीआई को तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगी। ठीक है जी, क्या बोल रहा है? व्हाट डज दिस अमेंडमेंट क्लैरिफाई? द लीड इंश्योरर विल पे द जीएसटी ऑन द फुल प्रीमियम रिसीव फ्रॉम द कस्टमर. When the lead insurer passes the agreed portion of the premium to the co-insurer, no extra GST will be charged on this sharing activity. Everyone, ये आपका मेन पॉइंट है, एग्जाम्पल देख लो। मान लो जी पीडब्ल्यू इंश्योरेंस लेता है 10 लाख रुपए का, और इसे कवर किया जाता है लीड इंश्योरर ए द्वारा और को इंश्योरर बी द्वारा। लीड इंश्योरर ए आप मान लो एचडीएफसी है, और को इंश्योरर मान लो आईसीआईसीआई है। ठीक है जी, एचडीएफसी 60% रिस्क ले रहा है और 40% रिस्क वो आईसीआईसीआई को दे रहा है। कस्टमर यानी कि पीडब्ल्यू यहां पर पे करेगा 10 लाख रुपए का प्रीमियम लीड इंश्योरर ए को यानी कि एचडीएफसी को। इंश्योरर ए चार्ज करेगा जीएसटी ऑन 10 लाख फ्रॉम द पीडब्ल्यू। इंश्योरर ए बाद में 4 लाख रुपए को इंश्योरर बी को दे देगा, क्योंकि 40% रिस्क किसका था? बी का था।
तो इस 4 लाख रुपए पे जो बी को ट्रांसफर किया जाएगा उसके ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं। ये तीनों की तीनों एंट्रीज जो मैंने अभी आपको बताई ये कहां पर आई हैं? शेड्यूल 3 में आई हैं। ये जो मैं आपको एंट्रीज पढ़ा रहा हूं ये एंट्रीज कहां पर आई हैं सर? ये एंट्रीज आपकी शेड्यूल 3 पे आई हैं, जो आपकी नेगेटिव लिस्ट है, नेगेटिव लिस्ट। इसके बाद वो सीडिंग कमीशन वाला भी रीड कर लेते हैं, सीडिंग कमीशन वाला भी रीड कर लेते हैं। सर्विस बाय द इंश्योरर टू द री इंश्योरर, सर्विस बाय द इंश्योरर टू द री इंश्योरर। इंश्योरर कौन था? एचडीएफसी। री इंश्योरर कौन था? आईसीआईसीआई। फॉर विच सीडिंग कमीशन और री इंश्योरेंस कमीशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द री इंश्योरेंस प्रीमियम। सीडिंग कमीशन को डिडक्ट किया गया था, सीडिंग कमीशन को डिडक्ट किया गया था फ्रॉम द री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द इंश्योरर टू द री इंश्योरर, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट जीएसटी इज पेड बाय द री इंश्योरर on the gross premium payable by the insurer to the reinsurer inclusive of the said ceding commission or the reinsurance। इन शॉर्ट, इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को समझने से बेटर, इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को समझने से बेटर आप ये समझो कि कोई सेपरेट जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा ऑन द कमीशन केप्ट बाय द इंश्योरर व्हेन पेइंग री इंश्योरेंस प्रीमियम एज लॉन्ग एज reinsurer pays the GST on the full premium including that commission। देखो बेटा एग्जांपल देखो, री इंश्योरेंस में प्रीमियम कितने का था? 50 लाख का था। इस 50 लाख के प्रीमियम पे जीएसटी कितने का है? 9 लाख का है। यानी कि आईसीआईसीआई को इस 50 लाख पे 9 लाख का जीएसटी देना है। फिर हमने इस 59 लाख में से सीडिंग कमीशन को माइनस कर दिया, क्योंकि इस 50 लाख पे जीएसटी लग चुकी है तो सीडिंग कमीशन के ऊपर अलग से आपको कोई जीएसटी लगाने की जरूरत। एग्जांपल देखिए क्या कह रहा है, इंश्योरर एग्रीज टू री इंश्योरर विद द री इंश्योरर लिमिटेड, इंश्योरर एग्रीज टू री इंश्योर विद द री इंश्योरर लिमिटेड, री इंश्योरेंस प्रीमियम 1 लाख रुपए का था, सीडिंग कमीशन 10,000 रुपए की थी। इंश्योरर ने 90,000 पे करे री इंश्योरर लिमिटेड को। आप मुझे बताओ जीएसटी कितने पे लगेगी? आप मुझे बताओ जीएसटी कितने पे लगेगी? प्रीमियम 1 लाख रुपए का है, सीडिंग कमीशन 10,000 रुपए की है, सीडिंग कमीशन 10,000 रुपए की है। सीडिंग कमीशन काट के पेमेंट करी जा रही है, सीडिंग कमीशन काट के पेमेंट करी जा रही है। आप मुझे बताओ जीएसटी किस पे लगेगी? जीएसटी किस पे लगेगी? जीएसटी सीडिंग कमीशन काटने के बाद वाली अमाउंट पे लगेगी कि जो ग्रॉस प्रीमियम है उस पे लगेगी? सर ऑब्वियसली जो आपका ग्रॉस प्रीमियम है, ग्रॉस प्रीमियम है, ग्रॉस प्रीमियम है, इस ग्रॉस प्रीमियम पे जीएसटी लगेगा, इस ग्रॉस प्रीमियम पे जीएसटी लगेगा। इस सीडिंग कमीशन के ऊपर आपको कोई जीएसटी नहीं देना, इस सीडिंग कमीशन के ऊपर आपको कोई भी जीएसटी यहां पर पे नहीं, ठीक है? सीडिंग कमीशन पे जीएसटी नहीं लगेगी, जो ग्रॉस प्रीमियम रहेगा उस पे जीएसटी लगेगी। तो री इंश्योरर को क्या करना पड़ेगा? जीएसटी 1 लाख रुपीस पे चार्ज करना पड़ेगा रेदर देन 90,000। जो आपके पास 10,000 रुपए की कमीशन काट ली गई है उस 10,000 रुपए की कमीशन पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं। यहां तक बात क्लियर है सर? अगली अमेंडमेंट बहुत ईजी है, अगली अमेंडमेंट बहुत ईजी है। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, पहले क्या होता था सर? पहले क्या होता था कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट पे आपने डिफॉल्ट किया, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट पे आपने डिफॉल्ट किया, तो क्या होता था सर? तो आपसे पीनल इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था, आपसे पीनल इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था, पीनल इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था। अगर आपने बैंक से लोन लिया है और आप लोन की इंस्टॉलमेंट टाइम से नहीं देते हो तो बैंक आपसे क्या चार्ज करता था सर? बैंक आपसे पीनल इंटरेस्ट चार्ज करता था। फिर आरबीआई का क्लैरिफिकेशन आया और आरबीआई ने कहा कि आप पीनल इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे, आरबीआई कहती है कि आप पीनल चार्जेस लोगे। आप इसको पीनल इंटरेस्ट नहीं बोलोगे, पीनल चार्जेस बोलोगे। किसने कहा? आरबीआई ने, आरबीआई ने।
आरबीआई ने बैंकों से कहा कि अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्ट करता है तो आप उससे पीनल इंटरेस्ट नहीं लोगे, आप उससे क्या लोगे? पीनल चार्ज लोगे, पीनल चार्ज लोगे। अब एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है कि इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगती। अरे भैया भले ये पीनल इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट बोरोइंग का ना, भले ये पीनल इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है तो बोरोइंग का ना, है तो बोरोइंग का। तो बोरोइंग का जो इंटरेस्ट होता है उस पे जीएसटी नहीं लगता, एग्जेम्प्ट होती है, एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन अब आरबीआई कह रही है कि आपको पीनल इंटरेस्ट नहीं लगाना है, आपको पीनल चार्ज लगाना है, पीनल चार्ज लगाना है। तो क्या पीनल चार्ज पे जीएसटी लगेगी? क्या इस पीनल चार्ज के ऊपर जीएसटी लगेगी? पीनल चार्ज के ऊपर जीएसटी लगेगी। तो यहां पर आपको अपने दिमाग में लेकर आना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट। याद करो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था लिक्विडेटेड डैमेजेस का, लिक्विडेटेड डैमेजेस का। याद करो, याद करो, जब हम सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसके एकदम लास्ट में क्लैरिफिकेशंस थी और क्लैरिफिकेशन में लिक्विडेटेड डैमेजेस थे। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस में मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी व्यक्ति आपसे लिक्विडेटेड डैमेजेस क्यों लेता है, कोई भी व्यक्ति आपसे लिक्विडेटेड डैमेजेस क्यों लेता है? फॉर टॉलरेटिंग एन एक्ट और फॉर नॉट टॉलरेटिंग एन एक्ट। मैंने क्या बताया था? लिक्विडेटेड डैमेजेस आपसे क्यों लिए जाते हैं? किसी एक्ट को टॉलरेट करने के लिए या फिर किसी एक्ट को टॉलरेट ना करने के लिए। सर टॉलरेट ना करने के लिए। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि आप इंस्टॉलमेंट पे मत करो। बैंक तो चाहेगा कि आप इंस्टॉलमेंट पे करो, बैंक आपसे ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि आप इंस्टॉलमेंट पे ना करो। बैंक ऑलवेज वांट कि आप अपना ईएमआई टाइम से पे करो। लेकिन अगर आप ईएमआई टाइम से पे नहीं करते हो तो बैंक मजबूरी में उस सिचुएशन को टॉलरेट ना करने के लिए आपसे क्या लेता है? पीनल चार्जेस लेता है, लिक्विडेटेड डैमेजेस लेता है। और यहां पर मैंने आपको बताया था कि लिक्विडेटेड डैमेजेस को सप्लाई नहीं माना जाता, लिक्विडेटेड डैमेजेस को सप्लाई नहीं माना जाता, क्योंकि सप्लाई क्या होती है? कंसीडरेशन चार्ज फॉर टॉलरेटिंग एन एक्ट, कंसीडरेशन चार्ज फॉर टॉलरेटिंग एन एक्ट, वो सप्लाई ऑफ सर्विस होती है। ये टॉलरेटिंग नहीं है, ये नॉट टॉलरेटिंग है, ये टॉलरेटिंग नहीं है, ये नॉट टॉलरेटिंग है। और नॉट टॉलरेटिंग एन एक्ट सर्विस नहीं होती, सप्लाई नहीं होती, तो बाबू फिर उसके ऊपर कोई जीएसटी भी नहीं लगेगी। तो यही पॉइंट यहां पर आया है, यही पॉइंट यहां पर आया है कि आपको कोई भी जीएसटी नहीं चार्ज करनी है ऑन द पीनल चार्जेस imposed by the bank for the non-compliance of loan term। अगर आपने लोन टर्म की कंप्लायंस नहीं करी है जिसकी वजह से पीनल चार्जेस लगे हैं, तो पीनल चार्जेस पे कोई भी जीएसटी नहीं लाएगी, क्योंकि इसे क्या कंसीडर किया जाता है? इसे कंसीडर किया जाता है लिक्विडेटेड डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसे कंसीडर किया जाता है लिक्विडेटेड डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और उसके ऊपर आपको कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन ये जो पॉइंट आपने पढ़ा, दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द क्रेडिट कार्ड और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स मतलब जो इंडिया के बाहर की है, ठीक है। मोटा मोटा याद रखना कि ये क्रेडिट कार्ड्स पे एप्लीकेबल नहीं है, क्रेडिट कार्ड्स पे एप्लीकेबल नहीं है। मतलब क्रेडिट कार्ड की पेमेंट अगर टाइम से नहीं करोगे और क्रेडिट कार्ड के पीनल चार्जेस लगेंगे या क्रेडिट कार्ड के पीनल इंटरेस्ट लगेंगे, वहां पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है ये क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्रेडिट कार्ड का आपका जो पीनल चार्ज होगा वो जीएसटी के एम्बिट में आ जाएगा। अ पर्सन डिलेज ईएमआई ऑन अ पर्सनल लोन एंड द बैंक चार्जेस ₹500 एज अ पेनल्टी। Earlier GST was added on this 500. Now no GST will be charged, but if someone delays paying their credit card bill and 500 is charged as a penalty, GST will be applicable on everyone. क्लियर है ये वाली एंट्री भी? क्लियर है ये वाली एंट्री भी? क्लियर है ये वाली एंट्री भी? हाँ सर क्लियर है।
अगली एंट्री आ रही है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर स्पॉन्सरशिप की सर्विस में एक छोटा सा अमेंडमेंट आ गया है। पहले क्या हुआ करता था, पहले हुआ करता था कि अगर सर्विस प्रोवाइडर कोई भी व्यक्ति है और सर्विस रिसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म है तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। यहां पर एक छोटी सी अमेंडमेंट आ गई है। अमेंडमेंट कहां पर आई है मैं हाईलाइट कर देता हूं। अमेंडमेंट आई है यहां पर, अमेंडमेंट आई है यहां पर। सर्विस प्रोवाइडर कोई भी व्यक्ति है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, सर्विस प्रोवाइडर कोई भी व्यक्ति है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रिसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म है तो ही रिवर्स चार्ज लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ कि सर्विस प्रोवाइडर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, सर्विस रिसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, आप मुझे बताओ यहां पे रिवर्स चार्ज लगेगा क्या? आप मुझे बताओ यहां पे रिवर्स चार्ज लगेगा क्या? बताओ जी बताओ। सर्विस प्रोवाइडर बॉडी कॉर्पोरेट है, सर्विस रिसिपिएंट आपका मिस्टर ए है, सर्विस प्रोवाइडर आपके मिस्टर एक्स हैं, सर्विस रिसिपिएंट आपके मिस्टर टी हैं, सर्विस प्रोवाइडर आपका मिस्टर वाई है, सर्विस रिसिपिएंट आपका एक्स वाई जेड फर्म है, सर्विस रिसिपिएंट आपके मिस्टर जेड हैं और यहां पे एक्स लिमिटेड। चलो जी बताओ बताओ। देखो रिवर्स चार्ज तभी लगेगा, रिवर्स चार्ज तभी लगेगा जब सर्विस प्रोवाइडर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रिवर्स चार्ज तभी लगेगा जब सर्विस प्रोवाइडर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो और सर्विस रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म हो। मतलब अगर सर्विस प्रोवाइडर बॉडी कॉर्पोरेट है, सर्विस प्रोवाइडर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो बाबू यहां पर अमेंडमेंट है, यहां पर आरसीएम नहीं लगेगा, एफसीएम लगेगा, यहां पर एफसीएम लगेगा। सर्विस प्रोवाइडर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो यहां पे आरसीएम नहीं लगेगा, यहां पे एफसीएम लगेगा। सर्विस प्रोवाइडर अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, सर्विस प्रोवाइडर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रिसिपिएंट भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो बाबू यहां पर भी आपका एफसीएम लगेगा। सर्विस प्रोवाइडर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रिसिपिएंट पार्टनरशिप फर्म है, रिसिपिएंट पार्टनरशिप फर्म है तो बाबू यहां पे आपका आरसीएम लगेगा। सर्विस प्रोवाइडर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो यहां पर आपका क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज। एवरीवन एवरीवन तो आपको यह ध्यान रखना है कि सर्विस प्रोवाइडर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए और रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, तभी आपका रिवर्स चार्ज लगेगा, अदरवाइज रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। एक छोटी सी अमेंडमेंट थी, ये वाला एनालिसिस आप घर पे देख लेना। अगली एंट्री पे चलते हैं, अगली एंट्री पे चलते। अगली एंट्री क्या कह रही है? अमेंडमेंट 06 रेंटिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। मतलब किसकी बात कर रहा है? मतलब किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी की। किसकी बात कर रहा है? रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी की, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। पहले क्या होता था? अगर सर्विस प्रोवाइडर अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज लगता था। मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ हुआ करता था, ऐसा कुछ हुआ करता था कि अगर आप अपने पास कमर्शियल प्रॉपर्टी आप लेट आउट कर रहे हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आप लेट आउट कर रहे हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आप लेट कर रहे हो और आपका सर्विस प्रोवाइडर अगर रजिस्टर्ड व्यक्ति है, अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड व्यक्ति है, सर्विस प्रोवाइडर अगर रजिस्टर्ड व्यक्ति है तो यहां पर ऑलवेज क्या लगता था? यहां पर ऑलवेज क्या लगता था सर? यहां पर ऑलवेज एफसीएम लगता था। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी एक रजिस्टर्ड व्यक्ति, कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर एक रजिस्टर्ड व्यक्ति लेट आउट करेगा तो हमेशा क्या लगेगा? एफसीएम। लेकिन अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है,
सर्विस प्रोवाइडर आपका एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है, सर्विस प्रोवाइडर अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है, लेकिन आपका सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है। सर्विस रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा। और अगर आपका सर्विस रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो यहां पे कोई जीएसटी नहीं लगेगी, क्योंकि भाई सर्विस देने वाला भी अनरजिस्टर्ड है, सर्विस लेने वाला भी अनरजिस्टर्ड है। जब देने वाला भी अनरजिस्टर्ड, लेने वाला भी अनरजिस्टर्ड, तो वहां पे तो जीएसटी लग ही नहीं सकती। अब अमेंडमेंट कहां आई है? अमेंडमेंट यहां आई है, अमेंडमेंट यहां आई है। यहां क्या अमेंडमेंट आई है? यहां पर क्या अमेंडमेंट आई है? छोटी सी अमेंडमेंट आई है, प्यारी सी अमेंडमेंट आई है। यहां पर वो आपसे कह रहा है, यहां पर वो आपसे कह रहा है कि अगर आपका सर्विस रिसिपिएंट कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, अगर आपका सर्विस रिसिपिएंट कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो बाबू यहां पर भी आपका कोई जीएसटी नहीं लगेगा। खेला समझ में आया? बाबू सोना बेबी, खेला समझ में आया? सर नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल देके बताओ सर। सर खेला समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल देके बताओ। सर्विस रिसिपिएंट, सॉरी, सर्विस रिसिपिएंट, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रिसिपिएंट, सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर आपका रजिस्टर्ड है, सर्विस रिसिपिएंट भी आपका रजिस्टर्ड है, बताओ क्या लगेगा? बताओ सर। सर्विस प्रोवाइडर भी रजिस्टर्ड है, सर्विस रिसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, मैंने शॉप किराए पर दी है, मैंने शॉप किराए पर दी है, शॉप किराए पर दी है। सर्विस देने वाला भी रजिस्टर्ड है, सर्विस लेने वाला भी रजिस्टर्ड है, मतलब मैंने जिसको दुकान किराए पर दी है वो रजिस्टर्ड व्यक्ति है, जिसको मैंने दुकान किराए पर दी है वो रजिस्टर्ड व्यक्ति है, तो मालिक यहां पे क्या लगेगा? एफसीएम लगेगा। अच्छा सर, सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड व्यक्ति है, सर्विस रिसिपिएंट आपके पास अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है। सर सर्विस प्रोवाइडर अगर रजिस्टर्ड है तो बाबू यहां पे एफसीएम ही लगेगा, यहां पे एफसीएम ही लगेगा। अच्छा सर, सर्विस प्रोवाइडर आपका अनरजिस्टर्ड है और सर्विस रिसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड है नॉर्मल स्कीम के अंदर। सर्विस प्रोवाइडर अनरजिस्टर्ड है लेकिन सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है नॉर्मल स्कीम के अंदर, तो बाबू यहां पे क्या लग जाएगा? यहां पे आरसीएम लग जाएगा। सर सर्विस प्रोवाइडर आपका अनरजिस्टर्ड है और सर्विस रिसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड है, लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर, कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर, तो बाबू अगर वो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो यहां पर अब आपके पास कोई जीएसटी नहीं, यहां पर आपके पास कोई जीएसटी नहीं लगेगी। अच्छा सर, सर सर्विस प्रोवाइडर अनरजिस्टर्ड है और सर्विस रिसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? सर दोनों लोग अनरजिस्टर्ड है, दोनों लोग अनरजिस्टर्ड है, तो मालिक यहां पर भी आपकी कोई जीएसटी नहीं लगेगी, मालिक यहां पर भी आपकी कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। ये हमने किसके लिए पढ़ा? कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए। क्या बोल रहा है? सर्विस प्रोवाइडर अगर कोई अनरजिस्टर्ड है और सर्विस रिसिपिएंट अगर कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति है अदर देन अ पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर अ कॉम्पोजिशन स्कीम, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आरसीएम। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आरसीएम। आरसीएम एप्लीकेबल होगा। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मालिक? ये हम लोग पढ़ रहे हैं आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, चलिए 1 मिनट लगाइए और जल्दी से जग्गी वाला एग्जांपल देखिए, ये हमारी क्लास में भी था। जग्गी वाला एग्जांपल देखिए। डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स लेट आउट हिज शॉप ऑन रेंट टू द फॉलोइंग पर्सन, टू जग्गी हु इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, टू जग्गी हु इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। मान के चलना है कि मिस्टर एक्स अनरजिस्टर्ड है, मान के चलना है मिस्टर एक्स अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, मिस्टर एक्स अनरजिस्टर्ड है और जग्गी रजिस्टर्ड है, तो यहां पे क्या लग जाएगा? आरसीएम। इन्होंने पम्मी को दिया, पम्मी रजिस्टर्ड है लेकिन कॉम्पोजिशन डीलर है, कॉम्पोजिशन डीलर है, कॉम्पोजिशन डीलर है, तो मालिक यहां पर आपका कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ना तो फॉरवर्ड चार्ज ना तो रिवर्स चार्ज।
ठीक है। इसके बाद आती है आपकी अमेंडमेंट नंबर 7, बहुत बेकार सी अमेंडमेंट है, इससे एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। अच्छा, ये दोनों अमेंडमेंट भी ए कैटेगरी की हैं, तो सप्लाई वाली भी इंपॉर्टेंट थी और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सप्लाई वाली भी इंपॉर्टेंट थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगली अमेंडमेंट आ रही है, अमेंडमेंट नंबर 7। अमेंडमेंट नंबर 7, इससे आपके एग्जाम में कुछ आएगा, इसके चांसेस ना के बराबर हैं। एक क्लैरिफिकेशन आया है, एक क्लैरिफिकेशन आया है कि जो डीडीए है, जो डीडीए है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीडीए क्या है? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या डीडीए को लोकल अथॉरिटी माना जाएगा? तो एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो लोकल अथॉरिटी नहीं है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो लोकल अथॉरिटी नहीं है। लोकल अथॉरिटी मतलब इसको म्युनिसिपैलिटी नहीं माना जाएगा। एक एमसीडी होता है, एक एमसीडी होता है, एमसीडी, एमसीडी क्या है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। एक एमसीडी है, एमसीडी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, क्या ये लोकल अथॉरिटी है? द आंसर इज यस। ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है, एमसीडी, ये लोकल अथॉरिटी है, लेकिन जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, डीडीए, डीडीए लोकल अथॉरिटी नहीं है। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो आप, ये क्यों पढ़ा रहे हो आप? देखो, हमने एक पॉइंट पढ़ा था, सर्विसेज सप्लाइड बाय द लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी आर टैक्सेबल अंडर द रिवर्स चार्ज। मतलब लोकल अथॉरिटी अगर एक बिजनेस एंटिटी को सर्विस देती है तो रिवर्स चार्ज लगता है। तो मान लो मैंने अगर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से, मान लो मैंने अगर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से कोई लैंड लीज पे लिया है, मैं एक बिजनेस एंटिटी हूं, मैंने अगर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से कोई लैंड लीज पे लिया है तो क्या इस पे रिवर्स चार्ज लगेगा? अगर मैंने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से कोई लैंड लीज पे लिया है तो क्या उस पे रिवर्स चार्ज लगेगा? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी नहीं है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी नहीं है, तो बाबू यहां पर कोई भी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। डीडीए को क्या करना पड़ेगा? जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो मैं एमसीडी से अगर मैं कोई लैंड किराए पर लेता हूं, एमसीडी से मैंने लैंड लीज पर ली, अब बताओ क्या होगा? सर अब आपका रिवर्स चार्ज लगेगा, अब आपका रिवर्स चार्ज लगेगा। तो एक क्लैरिफिकेशन आया, लोकल अथॉरिटी का मतलब होता है ऐसी अथॉरिटी विच इज सिमिलर टू द इलेक्टेड सेल्फ गवर्निंग बॉडी। इलेक्टेड जिसके इलेक्शंस होते हैं, इलेक्टेड जिसके इलेक्शंस होते हैं, आपको पता है ना म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होते हैं, पार्षद, पार्षद बोलते हैं उसको। आप जहां पर रहते हो वहां का होगा ना कोई पार्षद, तो पार्षद के इलेक्शन होते हैं, म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं, आपके एरिया का पार्षद होगा, आपके एरिया का पार्षद होगा, राइट? तो जो पार्षद वाले इलेक्शन होते हैं, जनता चुनती है, जनता चुनती है। तो जो आपकी लोकल अथॉरिटी होती है ना, वो इलेक्टेड होती है, उसकी वोटिंग होती है, जनता चुनती है। तो क्या बोल रहा है? लोकल अथॉरिटी मींस authority which is similar to the elected self-governing body as a municipal committee and which is entrusted with the control and management of municipal or local fund can be termed as local authority. Thus, it is clarified that DDA cannot be treated as local authority under a GST law as DDA does not meet the requirement of local authority as per section 269(1) of the CGS. तो आपको बस इतना याद रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसे लोकल अथॉरिटी नहीं माना गया, और उससे अगर आपको कोई सर्विस मिलती है तो वो रिवर्स चार्ज में नहीं आएगी, वो फॉरवर्ड चार्ज में ही आएगी। इसके बाद अगली एक छोटी सी अमेंडमेंट है, एक छोटी सी अमेंडमेंट है आपके टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर। टाइम ऑफ सप्लाई किस चीज का? सर्विस का। कौन से मैकेनिज्म में?
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, यानी कि मैं सेक्शन 13(3) की बात कर रहा हूं, सेक्शन 13(3) की बात कर रहा हूं। देखो प्लीज मेरी बात को सुनना, प्लीज मेरी बात को सुनना। हम लोगों ने सेक्शन 13(3) में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने सेक्शन 13(3) में पढ़ा था टाइम ऑफ सप्लाई इज अर्लियर ऑफ 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। सप्लायर ने जिस दिन इनवॉइस इश्यू करी वहां से 61st डे, या फिर जिस दिन हमने पेमेंट को रिकॉर्ड करा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या फिर जिस दिन पैसा हमारे बैंक से डेबिट हो गया। इन तीनों डेट में जो भी अर्लियर है वो आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ये प्रोविजन आज भी इंटैक्ट है, ये प्रोविजन आज भी इंटैक्ट है, इस प्रोविजन में कोई चेंज नहीं हुआ। अभी प्लीज मेरी एक बात को सुनना, थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो तो ये आपको अमेंडमेंट भी समझ में आ जाएगी। बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या है, देखो अगर आपका जो सप्लायर है, अगर आपका जो सप्लायर है वो एक रजिस्टर्ड व्यक्ति है, आपका जो सप्लायर है वो एक रजिस्टर्ड व्यक्ति है और वो ऐसी सर्विस सप्लाई कर रहा है, वो ऐसी सर्विस सप्लाई कर रहा है जो कि किस में आती है, रिवर्स चार्ज में आती है, रिवर्स चार्ज में आती है। तो आपका जो इनवॉइस है, आपका जो इनवॉइस है वो कौन इशू करता है, सप्लायर इशू करता है। आपका सप्लायर जो है वो इनवॉइस इशू करता है और वो इनवॉइस में ये मेंशन कर देता है कि इस पे क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा, ये मेंशन कर देता है। और जब इनवॉइस में ये मेंशन हो जाता है कि रिवर्स चार्ज लगेगा तो इस इनवॉइस के बेसिस पे रिसिपिएंट क्या करता है, इस इनवॉइस के बेसिस पे रिसिपिएंट गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा दे देता है। इस इनवॉइस के बेसिस पे रिसिपिएंट गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा दे देता है। लेकिन अगर मेरा सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, मेरा सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है और वो अपने पास सर्विस दे रहा है, वो अपने पास सर्विस दे रहा है जो रिवर्स चार्ज में आती है, रिवर्स चार्ज में आती है, तो बाबू क्योंकि मेरा सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो मैंने आपको बताया था अनरजिस्टर्ड व्यक्ति कभी भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। टैक्स इनवॉइस हमेशा कौन इशू करेगा सर, टैक्स इनवॉइस हमेशा रजिस्टर्ड व्यक्ति इशू करेगा। टैक्स इनवॉइस हमेशा रजिस्टर्ड व्यक्ति इशू करेगा क्योंकि टैक्स इनवॉइस में सप्लायर का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है, रिसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है। क्योंकि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो बाबू ये आपका टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, ये आपका टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, ये आपका टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। अब आपका टैक्स इनवॉइस कौन इशू करेगा, देयरफॉर आपका जो रिसिपिएंट है, आपका जो रिसिपिएंट है उसकी मजबूरी है कि वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा और वो उसके बेसिस पे गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करेगा। ठीक है, अब प्लीज मेरी बात सुनो, अब प्लीज मेरी बात सुनो। यहां पर प्रॉब्लम चल रही थी सर, यहां पर कोई टाइम लिमिट नहीं थी, यहां पर कोई टाइम लिमिट नहीं थी कि रिसिपिएंट को ये टैक्स इनवॉइस कब तक इशू करनी है, रिसिपिएंट को ये टैक्स इनवॉइस कब तक इशू करनी है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं था, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं था, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं था। तो अब क्या करा गया, अब क्या करा गया, एक अमेंडमेंट आई, एक अमेंडमेंट आई और उस अमेंडमेंट में आपका एक टाइम लिमिट डाला गया, एक टाइम लिमिट डाला गया कि आपको ये इनवॉइस इशू करने का एक टाइम लिमिट है और टाइम लिमिट कितना दिया गया, 30 दिन दिया गया। याद करो जब मैं आपको 13(2) पढ़ा रहा था, 13(2) की सर्विस अगर आपने दी है तो सर्विस की इनवॉइस जनरली कितने दिन में इशू होनी चाहिए थी, 30 डेज में। बैंक्स के केस में, एनबीएफसी के केस में, इंश्योरेंस कंपनी के केस में 45 डेज का टाइम था। अदरवाइज सर्विस के केस में 30 दिन का टाइम होता है।
तो यहां पर भी टाइम लिमिट कितना दिया गया, 30 दिन का, कि भले रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इनवॉइस इशू होना है, इनवॉइस कब तक इशू होगा, 30 डेज में इशू होगा, 30 डेज में इशू। इनवॉइस कितने दिन में इशू होगा, 30 डेज में इशू होगा। तो अब 13(3) के अंदर एक प्रोविजन और ऐड किया गया, 13(3) के अंदर एक प्रोविजन और ऐड किया गया। अगर आपको सप्लाई रिसीव होती है अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, अगर आपको सप्लाई रिसीव होती है अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, वेयर इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड बाय द रिसिपिएंट, डेट ऑफ पेमेंट, या फिर डेबिट इन द बैंक विच एवर इज अर्लियर। मतलब समझ में आ रहा है तुमको कुछ, सर नहीं आ रहा, लिख के बताओ आप, लिख के बताओ आप। देखो सेक्शन 13(3) की बात कर रहा हूं, सेक्शन 13(3) की बात कर रहा हूं। सेक्शन 13(3) सर्विस किसमें कवर्ड है, आरसीएम में कवर्ड है। सर्विस किसमें कवर्ड है, आरसीएम में कवर्ड है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि सप्लायर रजिस्टर्ड है कि नहीं। तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि जो सप्लायर है क्या वो रजिस्टर्ड व्यक्ति है कि नहीं। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड व्यक्ति है, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड व्यक्ति है, तो प्रोविजन क्या है, प्रोविजन है 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, आपका डेट ऑफ पेमेंट, या फिर जिस दिन पैसा आपके बैंक में डेबिट हुआ। अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस, अब 61st डे नहीं देखेंगे, अब 61st डे नहीं देखेंगे, अब क्या देखेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस। ये इनवॉइस किसने इशू करी है, ये इनवॉइस किसने इशू करी है, सर ये इनवॉइस इशू करी है रिसिपिएंट ने, रिसिपिएंट ने। अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, तो डेट ऑफ इनवॉइस किसकी देखी जाएगी, रिसिपिएंट इशू करेगा, रिसिपिएंट की देखी जाएगी। और ये इनवॉइस किसने इशू करी थी, सप्लायर ने इशू करी। ठीक है मालिक। इसके बाद डेट ऑफ पेमेंट या फिर डेबिट। बात समझा क्या, बात समझा क्या। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो पुराना वाला प्रोविजन ही है जो आपने पढ़ रखा है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो पुराना वाला प्रोविजन ही है जो आपने पढ़ रखा है, 61st डे, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ डेबिट। और अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो इनवॉइस किसने इशू करी होगी, रिसिपिएंट ने इशू करी होगी। तो अब आप क्या देखोगे, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन डेबिट हुआ बैंक में, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। एवरीवन क्लियर है मेरे मालिक। आपको बस इतना ध्यान देना है, आपको इतना ध्यान देना है कि सर्विस अगर रिवर्स चार्ज वाली है तो सप्लायर आपका रजिस्टर्ड है कि नहीं। सप्लायर अगर आपका रजिस्टर्ड है तो सर ये वाले 3 लिमिट लगेंगी, और सप्लायर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये वाली 3 लिमिट लगेंगी। मतलब बस इंस्टेड ऑफ 61st डे आप क्या देख रहे होगे, डेट ऑफ इनवॉइस देख रहे हो। 61st डे की जगह, 61st डे की जगह आप क्या देख रहे होगे, डेट ऑफ इनवॉइस। और अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो इनवॉइस किसने इशू करी होगी, इनवॉइस आपकी इशू करेगा रिसिपिएंट। इनवॉइस आपकी कौन इशू करेगा, रिसिपिएंट इशू करेगा। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सप्लाई फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर। सप्लायर कौन है, रजिस्टर्ड है। सप्लायर कौन है, रजिस्टर्ड है। एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड एक रजिस्टर्ड पर्सन है। इन्होंने रिसीव करी है सिक्योरिटी सर्विसेज फ्रॉम द सिक्योर सॉल्यूशन लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर। सर्विस फॉल्स अंडर द आरसीएम। इनवॉइस आपने इशू करी है 1 जुलाई को, बुक में आपने एंट्री करी है 10 अगस्त को, और बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ है 12 अगस्त को। आप मुझे बताओ क्या करना है, आप मुझे बताओ क्या करना है।
सप्लायर आपका रजिस्टर्ड है, सप्लायर आपका रजिस्टर्ड है, सप्लायर अगर आपका रजिस्टर्ड है तो आपको क्या देखना है सर? सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है, सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है तो आपको क्या देखना है मालिक? मालिक आपको क्या देखना है? मालिक आपको देखना है 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। 1 जुलाई की इनवॉइस है, 1 जुलाई की इनवॉइस है, तो 1 जुलाई से 61 डेज कैलकुलेट करो, आपको जुलाई के मिलेंगे 30 डेज और अगस्त के मिलेंगे 31 डेज, तो आपके पास 31 अगस्त आ जाएगी। इसके बाद आपने पेमेंट बुक में कब रिकॉर्ड करी? आपने पेमेंट बुक में कब रिकॉर्ड करी और आपकी पेमेंट बैंक से डेबिट किस दिन हुई? बुक में आपने रिकॉर्ड करी 10 अगस्त को और बैंक से आपके पास डेबिट हुई है 12 अगस्त को, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 10 अगस्त होगा। आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 10 अगस्त होगा। ठीक है, अच्छा, आपको सप्लाई मिली है अनरजिस्टर्ड सप्लायर से। XYZ लिमिटेड एक रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है, इसने लीगल कंसल्टेंसी की सर्विसेज ली है राज से, और राज क्या है? एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है। राज एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है। सिंस द सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो इनवॉइस कौन इशू करेगा? सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है तो इनवॉइस कौन इशू करेगा? सर इनवॉइस रिसिपिएंट इशू करेगा। XYZ लिमिटेड मस्ट इशू अ सेल्फ इनवॉइस अंडर द RCM, अंडर द RCM, ओके। सेल्फ इनवॉइस इशूड बाय XYZ लिमिटेड 15th जुलाई 2025। पेमेंट आपने रिकॉर्ड करी है बुक्स में और डेबिट हुई है बैंक में 12 जुलाई को। ठीक है, तो अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा सर? सर अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो यहां पर इनवॉइस किसने इशू करा होगा? इनवॉइस रिसिपिएंट ने इशू करा होगा। और इनवॉइस जब रिसिपिएंट इशू करता है तो मैंने आपको क्या बताया? आपको देखना है डेट ऑफ इनवॉइस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट कब रिकॉर्ड हुई है और बैंक में डेबिट कब हुई है, बैंक में डेबिट कब हुई है। इनवॉइस आपने इशू करी है 15 जुलाई को, 15 जुलाई को। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने पैसा डेबिट करा है 12 जुलाई को और डेबिट हुआ है बैंक अकाउंट में भी 12 जुलाई को। तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई यहां पे क्या होगा? आपका टाइम ऑफ सप्लाई यहां पे 12 जुलाई। अरे यार यहां से तुम सिक्योरिटी सर्विसेज हटा दो, ठीक है, तुम यहां से सिक्योरिटी सर्विसेज हटा दो। तुम्हें अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो तुम यहां से सिक्योरिटी सर्विसेज हटा दो। ठीक है, तुम ये RCM पे फोकस करो। ठीक है, तुम ये RCM पे फोकस। चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई का पॉइंट क्लियर हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई का पॉइंट क्लियर हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई का पॉइंट क्लियर हो गया। टाइम ऑफ सप्लाई कह रहा है कि अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और सर्विस रिवर्स चार्ज में आती है तो नॉर्मल प्रोविजन जो आपने पढ़ रखा है 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, डेबिट इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो इनवॉइस इशू करेगा रिसिपिएंट खुद। कब इशू करेगा? विद इन 30 डेज में इशू करेगा। अगर रिसिपिएंट को इनवॉइस इशू करनी है तो आपको 3 डेट्स देखनी है, डेट ऑफ इनवॉइस देखनी है, डेबिट इन द बैंक अकाउंट देखना है, डेट ऑफ पेमेंट जिस दिन आपने रिकॉर्ड करी है विच एवर इज अर्लियर दैट विल बी। हैप्पी बेटा 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू करने का टाइम है। इनवॉइस इशू करने का आपको 30 डेज का टाइम दिया गया है। रिसिपिएंट मस्ट इशू द सेल्फ इनवॉइस विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, आपको 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू करनी होती है। वो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए कंसीडर नहीं करी जाएगी। प्रोविजन जरा ध्यान से देखो ना, क्या मैंने यहां पे 30 डेज की बात करी? क्या मैंने यहां पे 30 डेज की बात करी? यहां पे डेट ऑफ इनवॉइस ही है। 30 डेज का आपको टाइम लिमिट दिया गया है, आपको इनवॉइस इशू करने का टाइम लिमिट दिया गया है 30 डेज कि आपको सर्विस मिलने के 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू करनी है। इसका रिलेवेंस टाइम ऑफ सप्लाई से कुछ नहीं है, इसका रिलेवेंस टाइम ऑफ सप्लाई से कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है ऑनलाइन सर्विसेज को लेकर। एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है ऑनलाइन सर्विसेज को लेकर। कहता है कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है
फॉर द सप्लायर हु प्रोवाइड्स ऑनलाइन सर्विसेज डायरेक्टली या फिर थ्रू ई कॉमर्स टू अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट अंडर द जीएसटी शैल बी द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। क्या बोल रहा है सर ये? क्या बोल रहा है सर ये आपसे? क्या बोल रहा है आपसे? पीडब्ल्यू ने आपको ऑनलाइन एजुकेशन सर्विस दी है। पीडब्ल्यू ने आपको ऑनलाइन एजुकेशन सर्विस दी है, बोलो जी। और आप सब क्या हो? अनरजिस्टर्ड हो। आप सब क्या हो? अनरजिस्टर्ड हो। आप सबको ऑनलाइन एजुकेशन सर्विस दी गई है। आप सबको ऑनलाइन एजुकेशन सर्विस दी गई है और आप सब अपने पास अनरजिस्टर्ड हो। आप सब अपने पास अनरजिस्टर्ड हो। यहां पर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? यहां पर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन। यहां पर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा सर? यहां पे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन। जो भी आपकी स्टेट है, जो भी आपकी स्टेट है, वो स्टेट हमें क्या करना पड़ेगा? वो स्टेट हमें मेंशन करना पड़ेगा इनवॉइस के अंदर। वो स्टेट हमें क्या करना पड़ेगा? इनवॉइस के अंदर मेंशन करना पड़ेगा, ताकि जीएसटी का सही तरीके से एलोकेशन हो सके बिटवीन द स्टेट्स। जो स्टेट वाकई में हकदार है, जहां पर एक्चुअली में सर्विसेज कंज्यूम हुई हैं, वहां पर प्रॉपर जीएसटी का एलोकेशन हो सके। इसके लिए सरकार ये रूल लेकर आई है कि अगर आप ऑनलाइन कोई भी सर्विस दे रहे हो, ये सिर्फ एजुकेशन सर्विस पे नहीं लग रहा है, ये ऑनलाइन कोई भी सर्विसेज है, ऑनलाइन कोई भी सर्विसेज है, ये ऑनलाइन सर्विसेज पे लग रहा है बेटा। ऑनलाइन कोई भी सर्विसेज है, आपकी ऑनलाइन गेमिंग की सर्विस हो सकती है, OIDAR की सर्विस हो सकती है, एजुकेशन सर्विस हो सकती है। तो जो भी सर्विसेज आपको ऑनलाइन मिल रही है, आजकल तो वो भी चल रहा है ना एस्ट्रोटॉक, वो भी तो ऑनलाइन सर्विस देता है। एस्ट्रोटॉक वो भी तो आपको ऑनलाइन सर्विस देता है। पैसा दो और पंडित जी को अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, वो आपको बता देंगे कि सीए फाइनल कब क्लियर होगा, कब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। वो आपको बता देंगे कि आपकी शादी कब होगी, बता देंगे बीवी गोरी होगी कि कैसी होगी, है ना, वो सब बता देते हैं, बस अपना भविष्य नहीं बता पा रहे। कह रहा है डायरेक्टली दो या फिर ई कॉमर्स के थ्रू दो। पीडब्ल्यू आपको सर्विस डायरेक्टली दे रहा है, या फिर हो सकता है आप ई कॉमर्स के थ्रू सर्विस दे रहे हो, या फिर हो सकता है आप ई कॉमर्स के थ्रू सर्विस दे रहे हो। ठीक है। It is the duty of the supplier to implement the mechanism for the collection and maintenance of record of the recipient state. रिसिपिएंट की स्टेट का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको रिसिपिएंट की स्टेट का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, और रिसिपिएंट की स्टेट आपको इनवॉइस के अंदर क्या करनी पड़ेगी? मेंशन करनी पड़ेगी, सो दैट कि वो सही तरीके से जीएसटी का एलोकेशन हो सके। एग्जांपल देख लीजिए, डिजिटल लर्न प्राइवेट लिमिटेड एक सप्लायर है, दिल्ली के हैं, प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन कोर्सेस एंड OIDAR सर्विस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस, थ्रू इट्स वेबसाइट एंड एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूडमी। आपने यूडमी का नाम सुना है? यूडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर क्लासेस वगैरह बिकती हैं, जहां पर क्लासेस वगैरह बिकती हैं। तो डिजिटल लर्न क्या करता है? अपनी वेबसाइट से भी माल बेचता है, मतलब क्लासेस बेचता है। डिजिटल लर्न अपनी वेबसाइट से भी क्लासेस बेचता है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूडमी से भी क्लासेस बेचता है। इसने कोर्सेस बेचे हैं 10,000 रुपए के मिस प्रिया को, जो कि अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल है रिसाइडिंग इन कर्नाटक। तो प्रिया कहां की है? प्रिया कर्नाटक की है, प्रिया कर्नाटक की है। ऑनलाइन आपको कोर्सेस बेचे गए हैं, ऑनलाइन आपको कोर्सेस बेचे गए हैं, ऑनलाइन कोर्सेस बेचे गए हैं। सर्विस रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, कहां का है? कर्नाटक का है। तो कर्नाटक आपके लिए क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ, कर्नाटक आपके लिए क्या बन जाएगा सर? कर्नाटक आपके लिए बन जाएगा प्लेस ऑफ सर्विस। ठीक है। इसके बाद एक बेकार सी अमेंडमेंट आई है आपके एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में। ये वाला पॉइंट हमने पढ़ा था एग्जेम्पशन में कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज देते हो, जैसे आप मीटर प्रोवाइड करते हो रेंट पे,
मीटर को टेस्ट करने की सर्विसेज देते हो, ट्रांसफार्मर की सर्विस देते हो, कैपेसिटेटर की सर्विस देते हो, रिलीज करते हो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, तो इस पे कोई जीएसटी नहीं लगता। मीटर को शिफ्ट करने के लिए पैसा चार्ज करते हो, सर्विस लाइन डालने के लिए पैसा चार्ज करते हो, डुप्लीकेट बिल के लिए पैसा चार्ज करते हो, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। कोई भी ऐसा काम जो कि इंसिडेंटल है या फिर एंसिलरी है टू द सप्लाई ऑफ ट्रांसमिशन, पहले वर्ड लिखा हुआ था एंड, इस एंड को रिप्लेस कर दिया है और, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उस पे आपका जीएसटी नहीं लगेगा। तो इन शॉर्ट आप बस दिमाग में इतना रखो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी कामकाज है उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। चाहे मीटर लगाने का काम हो, चाहे ट्रांसफार्मर लगाने का काम हो, चाहे सर्विस लाइन डालने का काम हो, चाहे डुप्लीकेट बिल इश्यू करने का काम हो, जो भी काम बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ है, जो भी काम बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई भी आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद याद करो, मैंने आपको दो सर्विसेज पढ़ाई थी। एक मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आप प्योर सर्विस देते हो, प्योर सर्विस देते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, लोकल अथॉरिटीज को, तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगी। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आप कंपोजिट सप्लाई करते हो, कंपोजिट सप्लाई करते हो, इसको सीजी को, एसडी को, यूटी को, एलए को, जहां पर आपके गुड्स का कंपोनेंट अगर आपका अप टू 25% है और आपकी सर्विसेज का कंपोनेंट मिनिमम 75% है, तो वहां पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन वो काम किसका होना चाहिए? म्युनिसिपैलिटी का होना चाहिए या फिर पंचायत का होना चाहिए। म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के काम क्या होते हैं? रोड बनवाना का काम होता है, स्ट्रीट लाइट्स लगवाने का काम होता है, वाटर प्रोवाइड करने का काम होता है, सीवरेज प्रोवाइड करने का काम होता है। भाई म्युनिसिपैलिटी और पंचायत क्या करती है, आप मुझे बताओ ना। म्युनिसिपैलिटी और पंचायत क्या करती है? सर आपको रोड प्रोवाइड करती है, आपको पानी प्रोवाइड करती है, आपको बिजली प्रोवाइड करती है, स्ट्रीट लाइट्स प्रोवाइड करती है, आपको सीवरेज फैसिलिटी देती है। तो जो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है, वहां पर एग्जेम्पशन है। लेकिन अगर म्युनिसिपैलिटी अपने लिए कोई सर्विस लेती है तो वहां पर कोई भी आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, वहां पर जीएसटी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो जी मैंने क्या किया सर, मैंने एमसीडी को स्ट्रीट लाइट रिपेयरिंग की सर्विसेज दी। ठीक है, मैंने इनको स्ट्रीट लाइट रिपेयरिंग की सर्विस दी, जिसमें गुड्स का कंपोनेंट 20% था और सर्विस का कंपोनेंट 80% था। तो मालिक ये बताओ, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? नहीं सर, ये वो फंक्शन है जो एंट्रस्ट किया गया है पंचायत को और म्युनिसिपैलिटी को। उनका काम है स्ट्रीट लाइट्स लगवाना, उनका काम है रोड्स बनवाना, उनका काम है वाटर फैसिलिटी देना, उनका काम है सीवरेज फैसिलिटी देना। तो ये फंक्शन एंट्रस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी है। बाबू यहां पे गुड्स का कंपोनेंट 20 है, सर्विस का कंपोनेंट 80 है, तो यहां पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी, यहां पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी। लेकिन मान लो मैंने अपने पास एमसीडी के ऑफिस को रिपेयर किया। बताओ जी, मैंने एमसीडी के ऑफिस को रिपेयर किया, प्योर सर्विस था, कुछ गुड्स इन्वॉल्व नहीं थे, प्योर सर्विस था। मैंने एमसीडी का ऑफिस रिपेयर किया। तो बाबू ये जो एमसीडी का ऑफिस रिपेयर किया जा रहा है, क्या ये फंक्शन एंट्रस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी में आता है? नहीं, ये फंक्शन एंट्रस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी में नहीं आता, ये फंक्शन एंट्रस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी में नहीं आता। यानी कि यहां पर आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा, यहां पर आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा। देखिए, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज सच एज हाउसकीपिंग, सिविल मेंटेनेंस, furniture maintenance, horticulture agency provided to MCD shall be taxable.
तो जो आप पब्लिक के लिए काम करोगे वहां पर एग्जेम्पशन है, लेकिन एमसीडी अगर अपने लिए कोई सर्विस लेती है, एमसीडी अगर अपने लिए कोई सर्विस लेती है तो वो टैक्सेबल होगी। लेकिन एमसीडी अगर जनता के काम के लिए कोई सर्विस लेती है, जनता के काम के लिए कंपोजिट सप्लाई लेती है, तो वहां पर आपके पास जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये वाली अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज जरा ध्यान से करिए। छोटी सी अमेंडमेंट है पर इंपॉर्टेंट है, छोटी सी अमेंडमेंट है पर इंपॉर्टेंट है, प्लीज जरा इसको आप ध्यान से करिएगा, ध्यान से करिएगा। देखिए, हम लोगों ने आईटीसी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आपको याद हो, आईटीसी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आईटीसी आपको अवेलेबल होगा, आईटीसी अगर आपको अवेलेबल होगा अगर आपको गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो जाएंगे। हम लोगों ने आईटीसी में पढ़ा था, सेक्शन नंबर 16 मैंने आपको पढ़ाया था। सेक्शन नंबर 16 में हम लोगों ने पढ़ा था कि आईटीसी आपको तभी मिलेगा जब आपको गुड्स और सर्विसेज क्या हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे। मतलब जब तक आपको गुड्स और सर्विस रिसीव नहीं होंगे तब तक आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अब यहां पर एक छोटा सा आप कह लो क्लैरिफिकेशन आया है, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आया है, और ये क्लैरिफिकेशन जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए है। ये जो क्लैरिफिकेशन आई है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए आई है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए आई। जैसे मान लो ये एक कंपनी है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी क्या करती है सर? सर मारुति सुजुकी कार मैन्युफैक्चरर है। मारुति सुजुकी जो है वो कार मैन्युफैक्चरर है, कार मैन्युफैक्चरर। और मैं यहां पर क्या हूं सर? मैं यहां पे कार डीलर हूं, मैं यहां पे कार डीलर हूं, कार डीलर हूं। ठीक है, मैंने मारुति सुजुकी से मान लो जी 15 कार परचेस करी, मान लो जी मैंने 15 कार परचेस करी। अब मारुति सुजुकी की एक पॉलिसी है, मारुति सुजुकी की एक पॉलिसी है, वो क्या करती है? वो गाड़ियां एक्स फैक्ट्री बेचती है। मारुति सुजुकी की एक पॉलिसी है कि वो कार को कैसे बेचती है सर? वो कार को सेल करती है एक्स फैक्ट्री बेसिस पे। एक्स फैक्ट्री बेसिस क्या होता है कि मारुति सुजुकी अपने गेट पर रिस्क ट्रांसफर कर देती है। मारुति सुजुकी की जो फैक्ट्री है उसके गेट पर आपको टाइटल ट्रांसफर कर दिया जाता है। गेट से बाहर निकलने के बाद गाड़ी की जिम्मेदारी मारुति सुजुकी की नहीं है, गाड़ी की जिम्मेदारी बायर की है, यानी कि जो कार डीलर है उसकी है, जो कार डीलर है उसकी है। एक्स फैक्ट्री का मतलब होता है कि मैं आपको अपनी फैक्ट्री गेट पे डिलीवरी दे रहा हूं, यहां से बाद का रिस्क मेरा नहीं है। गाड़ी टूटेगी फूटेगी जो भी होगा उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं फैक्ट्री गेट पे आपको डिलीवरी दे रहा हूं, मैं फैक्ट्री गेट पे आपको डिलीवरी दे रहा हूं। मेरे फैक्ट्री गेट के बियॉन्ड रिस्क आपका है, मेरे फैक्ट्री गेट के बियॉन्ड रिस्क आपका है। एक्स फैक्ट्री का मतलब क्या होता है कि जैसे ही गाड़ी मारुति सुजुकी के फैक्ट्री से निकलेगी रिस्क किसके पास शिफ्ट हो जाएगा? रिस्क जो है वो डीलर के पास चला जाएगा, टाइटल जो है वो किसके पास चला जाएगा? डीलर के पास। अब हुआ क्या बेटा, हुआ क्या सर? मान लो जी 26 जून को, मान लो जी 26 जून 2025 को, 26 जून 2025 को मारुति ने गाड़ियां जो है वो इस लॉरी में चढ़वा दी। ठीक है, मारुति ने गाड़ियां इस लॉरी में चढ़वा दी, इस लॉरी पे चढ़वा दी, इस लॉरी पे चढ़वा दी। और मेरे को ये कार रिसीव हुई, मेरे को ये कार रिसीव हुई मान लो जी 2 जुलाई को। मान लो जी ये मेरे को कब रिसीव हुई? 2 जुलाई को। तो मेरे को क्रेडिट कब मिलेगा? मेरे को क्रेडिट कब मिलेगा? जब गाड़ी ट्रांसपोर्टर को दे दी गई मेरे बिहाफ पे, या फिर जब गाड़ी मेरे को एक्चुअली में रिसीव हुई। ट्रांसपोर्टर को ये 15 गाड़ियां दे दी गई थी, ट्रांसपोर्टर को ये 15 गाड़ियां दे दी गई थी मेरे बिहाफ पे, मेरे बिहाफ पे।
मेरे बिहाफ पे ट्रांसपोर्टर ने गाड़ियां रिसीव कर ली थी, क्योंकि एक्स फैक्ट्री माल बेचा गया था, माल एक्स फैक्ट्री बेचा गया था। तो मेरे बिहाफ पे ट्रांसपोर्टर ने गाड़ियां रिसीव कर ली थी। गाड़ियां कब रिसीव करी थी? 26 जून को। लेकिन मुझे गाड़ी कब मिली? 2 जुलाई को। मुझे गाड़ी कब मिली? 2 जुलाई को। तो आईटीसी मेरे को कब मिलेगा? सर आईटीसी मेरे को मिलेगा 26 जून को। ये क्लैरिफिकेशन आया है, ये क्लैरिफिकेशन आया है। गुड्स शैल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड, गुड्स शैल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय द डीलर इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर। ये पॉइंट केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए है और किसी के लिए नहीं है, ओनली फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर। When they are handed over to the transporter at the supplier's factory gate. In short, ITC is available for those goods. क्या बोल रहा है? हीरो मोटर्स ने 50 बाइक बेची राइडर ऑटोमोबाइल को। डेट बाइक्स आर हैंडेड टू द ट्रांसपोर्टर एट हीरोज फैक्ट्री इज 10th अगस्त। एक्चुअल डिलीवरी राइडर को मिली 15 अगस्त को। हैंडओवर कब हुआ? हैंडओवर कब हुआ? हीरो ने अपनी फैक्ट्री गेट पे रिस्क ट्रांसफर कर दिया। हीरो ने अपने फैक्ट्री गेट पे रिस्क ट्रांसफर कर दिया और गाड़ियों को ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर कर दिया 10 अगस्त को। 10 अगस्त को हैंडओवर कर दिया, जबकि एक्चुअली में डिलीवरी कब मिली? 15 अगस्त को मिली। तो बाबू आप आईटीसी कब ले सकते हो? सर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो 10 अगस्त को। आप आईटीसी 10 अगस्त को क्लेम कर सकते हो। माना जाएगा डीम्ड रिसीव माना जाएगा कि सर जिस दिन आपने ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर कर दिया था वो दिन आपको गाड़ी रिसीव। इसके बाद एक बेकार सी अमेंडमेंट है टीडीएस में कि आपको पता रहेगा कि हमें टीडीएस का रिटर्न भरना होता है अगले महीने की 10 तारीख को। तो अगर आपने ड्यूरिंग द मंथ कोई टीडीएस नहीं भी काटा है, देन ऑल्सो आपको नील टीडीएस फाइल करना है, आपको नील टीडीएस का रिटर्न फाइल करना है अगले महीने की 10 तारीख तक। तो अब टीडीएस का रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो गया है। आपने टीडीएस काटा हो चाहे आपने टीडीएस ना काटा हो, दोनों ही केसेस में आपको अपना टीडीएस का रिटर्न फाइल करके चलना है अगले महीने की 10 तारीख तक। पहले नील टीडीएस का रिटर्न नहीं होता था, लेकिन अब नील टीडीएस का रिटर्न आ गया है। इसके बाद अगेन ये बेकार सी अमेंडमेंट है रजिस्ट्रेशन में। अगर आप ड्राइड पेपर का काम करते हो, ड्राइड पेपर क्या होता है? ड्राइड पेपर क्या होता है? पेपर क्या होता है? मिर्च, काली मिर्च। तो अगर आप ड्राइड पेपर का काम करते हो या फिर आप रेजिन्स का काम करते हो, रेजिन्स क्या होते हैं सर? किशमिश, किशमिश। तो अगर आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हो, और आप ड्राइड पेपर बेचते हो, या फिर आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हो और आप रेसिन्स बेचते हो, तो यहां पर भी आपको कोई भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। बेकार पॉइंट है, इग्नोर करो। इसके बाद टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर, टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन। याद करो कि जिनको जीएसटी पे करनी होती है, मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं है, कोई व्यक्ति अनरजिस्टर्ड है, और उसे अपने पास जीएसटी का पेमेंट करना है, तो उसको टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। जैसे आपका कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, वो रजिस्ट्रेशन लेने से पहले क्या करते हैं? जीएसटी की पेमेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों को टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति लायबल नहीं है रजिस्टर करने के लिए, लेकिन उसे जीएसटी का पेमेंट करना है, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? उसे टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर ग्रांट करेगा, और ऐसा करने के लिए वो ऑर्डर इशू करेगा पार्ट बी ऑफ द फॉर्म जीएसटी REG 12। बेकार सा पॉइंट है, रीड कर लेना, एग्जाम में नहीं आएगा। इसके बाद एक और बेकार सा पॉइंट है ई वे बिल का, यह भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पता होगा रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में जब मैं आपको सेक्शन नंबर 24 पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंटरस्टेट हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई करते हो तो आपके ऊपर सेक्शन नंबर 24 नहीं लगता, बशर्ते आपके पास क्या होना चाहिए? पैन होना चाहिए, और आपको क्या करना होगा? अपना ई वे बिल जनरेट करना।
आपके पास पैन होना चाहिए और आपके पास ई वे बिल आपको जनरेट करना। मतलब आप एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति हो और आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स को इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा सर, अब आपको एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। आपको ईवे बिल के पोर्टल पे जाके एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा, और वो यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेने के बाद आप क्या कर पाओगे, आप ईवे बिल जनरेट कर पाओगे। अगर आप एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति हो जो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट कर रहा है हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, या फिर कोई भी एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति हो जिसका मन कर रहा है ईवे बिल जनरेट कर। तो इन शॉर्ट, अगर आप एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति हो और आपको ईवे बिल जनरेट करना है, या तो मैंडेटरली या तो ऑप्शनली, आपकी मर्जी है, आप खुद ऑप्ट कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेने के बाद आप अपने पास क्या कर पाओगे, ईवे बिल जनरेट कर पाओगे। बेकार पॉइंट है, नॉट इंपॉर्टेंट। आपकी सारी अमेंडमेंट्स हमने कवर कर ली। अब आप मुझसे पूछोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो सप्लाई अंडर जीएसटी हमने पढ़ा था, इसकी आपकी सारी अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट नहीं है, अमेंडमेंट नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आईटीसी इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, बाकी वेली है। ठीक है, मैं आपको दोनों कॉपीज प्रोवाइड कर दे रहा हूं, विदाउट एनोनेटेड वाली भी प्रोवाइड कर दे रहा हूं, एनोनेटेड वाली भी प्रोवाइड कर दे रहा हूं। वो आपको ऐप पर मिल जाएंगी, अभी तुरंत नहीं मिलेंगी, कल तक देख लेना, कल तक अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तुरंत नहीं मिलेंगी पर कल तक आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है जी, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कल आपका ऑफ रहेगा, माइट बी वी आर बी मीटिंग डायरेक्टली ऑन मंडे नाउ। ठीक है, माइट बी वी विल बी मीटिंग डायरेक्टली ऑन मंडे नाउ। और अब यहां से मैं आपके पास क्या शुरू कर दूंगा, आरटीपी और पीवाईक्यूज। पिछले 4-5 अटेम्प्ट के मैं आरटीपीज और पीवाईक्यूज आपको करा दूंगा। इसके अलावा प्रैक्टिस सेशन हमारे पास ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप उसको वहां से कवर अप कर सकते हो। आरटीपी और पीवाईक्यू जो मैं आपको कराऊंगा उसमें मैं इनकम टैक्स को भी कवर कर लूंगा और मैं जीएसटी को भी कवर कर लूंगा और मैं थोड़ी बहुत राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको करा दूंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ऑब्वियसली सारे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस अपने पास सॉल्व करवा दूंगा और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग ऑडिट कर लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे, सारे एडजस्टमेंट्स को हम लोग कवर अप कर लेंगे। राइट, तो मिलते हैं आप सबों से नेक्स्ट सेशन पे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।